दोस्तों, आज की कहानी है। मम्मी जी, इतना मत खाया करो, आजकल सामान बहुत महंगा हो गया है। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए, ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। जब सारे झगड़े की खबर बड़े भाई रमेश को लगी तो उसने तुरंत राजू को एक घर लेकर दे दिया और सुधा से कहा कि राजू ने उसे बड़े भाई होने के नाते घर लेने में सिर्फ आगे रखा था, बाकी रुपए पैसे से उसने कोई मदद नहीं की है। ये सब सुनकर सुधा के कलेजे को ठंडक पड़ गई थी और आज इसी बात पर वह पति से बहस कर रही थी। यही सब बातें सोचते सोचते अर्चना जी की आंख लग गई और जब सुबह वे उठी तो देखा सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। उन्हें चाय की जोरों से तलब लगी थी। वैसे ही उन्हें सुबह सिर्फ चाय ही तो नसीब होती थी, वह भी खुद ही तो बनानी पड़ती थी, मगर रसोई में ताला लगा हुआ था और सुधा कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। थोड़ी देर बाद सुधा ने रसोई का ताला खोला और नहाने चली गई। अर्चना जी रसोई में अपने लिए चाय बनाने चली गई। अर्चना जी चाय में दूध डाल रही थी, तभी पीछे से सुधा आकर बोली, दूध बहुत महंगा हो गया है माँ जी, जरा संभाल कर डालिए, मेरे पति के पैसों से आता है ये सब। तुम्हें तो बैठे बैठे सिर्फ अपने लिए घी, मेवे और दूध चाहिए। अर्चना जी बोली, बहू तुम्हारा पति मेरा भी बेटा है, बार बार अपने पति के पैसों का ठोस ना जमाओ। कुछ कहती नहीं हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कुछ भी बोलती रहोगी। सुधा गुस्से में बोली, बुढ़िया मुझसे जबान चलाएगी, बहुत शौक है ना चाय पीने का, रुक तुझे बताती हूँ चाय कैसे पी जाती है। बोलकर गरम गरम चाय लेकर अर्चना जी पर डालने जा ही रही थी कि रमेश रसोई में आ गया और उसने ये दृश्य देख लिया। उसने तुरंत सुधा को जनाटेदार साटा गाल पर जड़ दिया और बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी माँ से इस तरह बात करने की, और तुम ये क्या करने जा रही थी? अगर मेरी माँ को कुछ हो जाता तो, बोलकर वह सुधा को फिर से मारने जा रहा था कि सुधा अर्चना जी के पीछे सूंघते हुए बोली, जी मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा से कभी ऐसा नहीं होगा। मैं आवेश में आ गई थी। रमेश ने सुधा की एक ना सुनी और उसे अर्चना जी के पीछे जाकर मारने वाला था कि अर्चना जी ने उसका हाथ रोकते हुए कहा, क्या यही संस्कार दिए हैं मैंने तुम्हें? एक औरत पर हाथ उठाने से पहले शर्म नहीं आई तुझे? रमेश बोला, माँ तुम इसे मत बचाओ, तुम तो जानती ही हो इस औरत ने सबको बर्बाद कर दिया है। अर्चना जी ने जैसे तैसे रमेश को रोका और बोली, इसको अंतिम मौका दे दो रमेश, शायद ये सुधर जाए। रमेश ने माँ की बात मान ली, मगर सुधा कहाँ सुधरने वालों में थी। वह कहते हैं ना, कुत्ते की पूंछ हमेशा टेढ़ी ही रहती है। दूसरे दिन सुधा अपनी सहेली के साथ मार्केट गई हुई थी। वहां उसने देखा, वह देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने देखा कि उसकी देवरानी
मंगला वही मार्केट से सटी एक कॉलोनी में एक घर का ताला खोलकर अंदर जा रही थी, जिसे देखकर उसे बहुत गुस्सा आया और वह घर आकर रमेश पर बरसते हुए बोली, तुम तो कह रहे थे मंगला और राजू हमसे बहुत दूर रहने चले गए हैं, मगर वे तो यहाँ पास ही के मकान में रह रहे हैं। मतलब तुमने मुझसे सब कुछ झूठ बोला, सच सच बताओ वह घर किसके पैसों से खरीदा गया है और तुम्हारी माँ के पास रहने का इतना ही शौक है तुम्हारे छोटे भाई को, तो इस बुढ़िया को भी अपने साथ क्यों नहीं ले जाता। ये सब सुनकर अब रमेश का पारा भी सड़ गया था और उसने न आग देखा न ताव और वह सुधा को मारने लगा। अरसना जी ने रमेश को रोकने की बहुत कोशिश की, मगर रमेश अरसना जी को एक किनारे कर बोला, माँ तुम आज 20 में मत आओ, इस औरत ने मेरा पूरा घर तबाह करके रख दिया है। अरसना जी झट से छोटे बेटे राजू को फोन कर घर बुलाया। थोड़ी देर में राजू और मंगला भी घर आ गए। राजू रमेश को रोकने की कोशिश करने लगा तो मंगला बीच में ही बोली, वाह यहाँ तो अच्छा खासा तमाशा चल रहा है, अच्छा हुआ मैं भी साथ आ गई, वरना ये तमाशा देखने का लुत्फ नहीं उठा पाती। राजू ने तपाक से एक साटा मंगला के गाल पर जड़ दिया और बोला, भैया हम दोनों भाइयों की ही गलती है जो आज तक इन दोनों बहनों को झेल रहे थे। अब भी देरी नहीं हुई, इन दोनों बहनों को हमेशा के लिए इनके मायके ही भेज देना चाहिए, ताकि हम लोग सुख चैन से रह पाए। वैसे भी इन बहनों ने मिलकर हमारा जीना हराम कर रखा है। मायके में बैठेगी और वहाँ बोझ बनेगी, तभी उन्हें पता चलेगा कि ससुराल सास और पति की इज्जत क्या होती है।